नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, राजस्थान का भूगोल क्लास नंबर 5 आज हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान का ये जो भूगोल आपको पढ़ाया जा रहा है 50 जिलों के अनुसार। वर्तमान में आपके 50 जिले राजस्थान में हैं, तो उसी के आधार पर राजस्थान का भूगोल यहाँ शुरू किया गया है, बिल्कुल संशोधित आंकड़ों सहित। साथियों, इसके पहले की जो 4 क्लासें हैं बिल्कुल उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपने अगर उन क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों को भी ज़रूर देखिएगा। साथियों, जो पिछली जो चौथी क्लास थी जो वहाँ एंड किया था, बिल्कुल वहीं से शुरुआत करेंगे हम क्लास नंबर 5 की। देखो, राजस्थान को जो हम राजस्थान का जो भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भूगोल पढ़ने में हम राजस्थान का परिचय जो है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। भौतिक एवं जलवायु के आधार पर राजस्थान प्रदेश को सामान्यतः हमने 4 भागों में बांटा था। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और एक आपके हाड़ौती का पठार। ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसको 2 भागों में हमने वर्गीकृत किया था। एक तो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। इसको बिल्कुल क्लियर पढ़ लिया था। उसके बाद में आज हम शुरुआत करने वाले हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। देखिएगा, अरावली पर्वतमाला जो है साथियों, इस प्रकार से राजस्थान में आपको इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला देखने को मिलती है। तो बिल्कुल विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। क्लास को पूरी देख करके जाइएगा। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। मित्रों, बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की। उसके बारे में बात करने से पहले यह 2 चीज़ें आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि अरावली पर्वतमाला को ऊंट की गर्दन कहा गया है, किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। और सुरक्षा दीवार कहा गया है, किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। ये दोनों ही जो कथन हैं ये किसके बारे में कहे गए हैं? अरावली पर्वतमाला के बारे में। ऊंट की गर्दन किसने कहा है? अबुल फजल ने। याद रखना है, डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और सुरक्षा दीवार किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। क्लियर है सभी के यहाँ तक? देखो, उत्पत्ति इसकी मानी जाती है प्री कैम्ब्रियन युग से, मतलब कैम्ब्रियन युग के भी पहले से। और जबकि भाग या अवशेष माना जाता है ये गोंडवाना लैंड का। साथियों, आगे हम बढ़ते हैं, विशेषता देखेंगे अरावली पर्वतमाला की। विशेषता क्या क्या है? यह विश्व की सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट व वलित पर्वतमाला है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। यहाँ राजस्थान या भारत की बात नहीं की जा रही है, बात की जा रही है पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट व वलित पर्वतमाला। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर अरावली रहेगा। मित्रों, विस्तार की बात करेंगे। किसकी? अरावली पर्वतमाला के विस्तार की बात करेंगे। तो यह आपके सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि गुजरात में भी और इधर आपके दिल्ली तक ये फैली हुई है, नई दिल्ली तक। तो इसका जो विस्तार है, पालनपुर नामक एक स्थान है जो कौन से राज्य में पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। यहाँ से लेकर के ये जाते 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 रायसीना हिल्स के रूप में नई दिल्ली तक इसका विस्तार है साथियों। कहाँ तक? रायसीना हिल्स, नई दिल्ली। कुल लंबाई की बात करेंगे इसकी अरावली पर्वतमाला की, तो इसकी जो कुल लंबाई है, राजस्थान में नहीं, पालनपुर गुजरात से लेके रायसीना हिल्स नई दिल्ली तक, इसकी जो कुल लंबाई है अरावली की, यह है आपके 692 किलोमीटर। ये कुल लंबाई पूछे तब आपको याद रखना है 692। अगर राजस्थान में पूछे तो फिर वो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। देखो है। और अगर हम बात करेंगे इसके विस्तार की, तो यह जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। कहाँ से? ये देखिएगा, जैसे ये राजस्थान का मैप है। अब आपके पूर्व है, फिर ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अब इसके विस्तार है दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर पूर्व की ओर जाती है। मित्रों, दक्षिण पश्चिम का भाग इसका चौड़ा है और उत्तर पूर्व की ओर इसका भाग जो है कम चौड़ा है। समझना बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम के भाग की, तो इसका जो दक्षिण पश्चिम वाला जो हिस्सा है ये आपके चौड़ा है। जैसे इस प्रकार से आप मान के चलिए यूं कि दक्षिण पश्चिम का भाग तो आपके चौड़ा है और उत्तर जो पूर्व का जो भाग है ये कैसा है? कम चौड़ा है। अरावली में सीसा, जस्ता और तांबा जैसी धातुएं अधिक पाई जाती है।
देखो बहुत ही प्राचीनतम ये जो पर्वतमाला है, इसमें धातुओं की अगर बात करें तो कौन कौन सी प्रमुख धातुएं इसमें पाई जाती है? सीसा है, जस्ता है, तांबा है, ऐसी धातुएं अरावली पर्वतमाला में पाई जाती हैं। अब ये देखो, हमने पूरी अरावली पर्वतमाला की बात की है। अब राजस्थान में भाई विशेष संदर्भ में तो आपके, अगर राजस्थान जीके से संबंधित बात करें तो राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वहाँ से प्रश्न बनने के ज़्यादा चांसेज होते हैं और अधिकतर प्रश्न भी वहीं से बनते हैं। तो राजस्थान में अरावली के बारे में देखने वाले हैं मित्रों। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है, इस कुल क्षेत्रफल का 9.3%, लगभग 10% आप मान सकते हो ये क्षेत्रफल अनुमान, तो कई जगह 10% भी देखने को मिल जाता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.3% क्षेत्रफल जो है ये किसका है साथियों? यह है आपके अरावली पर्वतमाला का। जबकि यहाँ जनसंख्या कितनी निवास करती है? 10%। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% जनसंख्या अरावली पर्वतमाला का जो हिस्सा है इसमें निवास करती है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का अरावली कितना है? 9.3% है। बारिश की बात करेंगे इस प्रदेश में, किस प्रदेश में? अरावली पर्वतमाला में 50 से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। देखो राजस्थान में अरावली मुख्यतः आपके सिरोही जिला, उदयपुर जिला, डूंगरपुर जिला, सलूम्बर जो नया जिला है आपके बना है, राजसमंद, ब्यावर ये भी नया है, अजमेर, दूदू ये भी नया है, जयपुर ग्रामीण ये नया है, कोटपुतली बहरोड ये नया है, खेरतल तिजारा ये नया है, नीम का थाना ये नया है और सीकर झुंझुनू। इस प्रकार इन जिलों में अरावली का विस्तार देखा जा सकता है साथियों। बाकी आपके हाड़ौती के क्षेत्र में भी कुछ जगह पर अरावली का विस्तार देखने को मिल जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अरावली जो है सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, सलूम्बर, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर, दूदू, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा, नीम का थाना, सीकर, झुंझुनू, इन जिलों में मुख्य रूप से अरावली का विस्तार देखने को मिलता है। तो देखो मैंने क्या कहा, नवीनतम आंकड़े हैं, अधिकतर उन चीज़ों को जोड़ा गया है जो आपके पहले, जो मैंने आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ाया था पहले, तो उसमें जो चीज़ें थी साथियों, उनमें जो राजस्थान में भाई वर्तमान में 50 जिले बन चुके हैं, तो जो चीज़ें चेंज हुई है वो चेंज होने के बाद में जो अपडेटेड आंकड़े हैं उनके अनुसार आपको यहाँ पर राजस्थान का भूगोल पढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आगे हम बढ़ेंगे। देखो विस्तार की बात करेंगे राजस्थान में, राजस्थान की बात है ये किसकी? अरावली पर्वतमाला की। तो राजस्थान में इसका जो प्रवेश है, खेड़ ब्रह्मा नामक एक स्थान पड़ता है, कौन से जिले में? सिरोही जिले में। यहाँ से लेकर चलते हुए ये जो झुंझुनू जिला है, झुंझुनू जिले में एक स्थान आता है खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। ये राजस्थान की बात है। और राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक इसकी जो लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर। जबकि अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर में से 550 किलोमीटर अरावली जो है ये आपके राजस्थान जिले में आती है साथियों। नोट करके लिखा है, राजस्थान में कुल अरावली का 79.48%, लगभग 80% भाग आप मान सकते हो। लेकिन अगर एग्जैक्टली आंकड़ा पूछ लिया जाए तो 79.48, यहाँ जो है 79.48% अरावली जो है राजस्थान में है। देख लो भाई, 692 किलोमीटर तो टोटल थी, उसमें से 550 किलोमीटर, टोटल में से 550 किलोमीटर तो राजस्थान में ही स्थित है। और अगर यूँ पूछे कि कुल हिस्सा अरावली का जो है, कुल हिस्से में से राजस्थान में कितना है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 79.48% या फिर 80%। अरावली की औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो मित्रों, अरावली की जो औसत ऊंचाई है यह है 930 मीटर। एग्जाम में इस प्रश्न को कई बार पूछा जा चुका है कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आंसर क्या रहेगा? औसत ऊंचाई की मतलब टोटल अगर हम बात करेंगे तो यहाँ औसत ऊंचाई आती है आपके 930 मीटर। जलवायु यहाँ की उप आर्द्र है और राज्य में अरावली का सर्वाधिक विस्तार जो है साथियों, राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी राजस्थान में या फिर
इनमें भी अगर दक्षिणी राजस्थान अगर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आपके एक जिला आता है उदयपुर जिला। उदयपुर से वर्तमान में खैर सलूम्बर जिला अलग हो चुका है, किंतु बिल्कुल उदयपुर जिले में सर्वाधिक विस्तार अरावली का है, जबकि सबसे कम विस्तार अरावली का कौन से जिले में है? अजमेर जिले में है साथियों। तो देखो अब हम आगे बात करेंगे अरावली का राजस्थान में महत्व। देखो आप नोट्स बिल्कुल बना सकते हो, नोट्स बनाओगे, यहाँ वीडियो को देख रहे हो, आप चीज़ों को पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो फिर उन नोट्स को पढ़ोगे, बार बार आप उनका रिवीजन करोगे, निश्चित रूप से चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएगी। और अभी से तैयारी शुरू करोगे, चाहे रीट मेंस की बात करें या फिर अन्य किसी भी भर्ती की बात करें, तो उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं साथियों। अरावली का राजस्थान में महत्व हम देखने वाले हैं। पहला जो महत्व है वो है राजस्थान के विभाजन का कार्य। देखो भाई, राजस्थान के विभाजन का कार्य कैसे करती है अरावली? अरावली के साइड वाला, इधर वाला जो हिस्सा है ये तो मरुस्थल वाला है, और इधर वाला जो हिस्सा है यहाँ मरुस्थल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दो भागों में डिवाइड करती है, एक तो मरुस्थलीय भाग और एक गैर मरुस्थलीय भाग। ये डिवाइडेशन का कार्य कौन करती है? अरावली पर्वतमाला। दूसरा है राजस्थान में जल विभाजक का कार्य। इधर की साइड बरसात कम होती है, इधर की साइड बरसात ज़्यादा होती है। फिर तीसरा है राजस्थान में अरब सागरीय वर्षा कराने में असमर्थ। मित्रों, अरब सागरीय वर्षा कराने में असमर्थ, ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है रेगिस्तान मार्च को ये रोकती है। रेगिस्तान मार्च क्या होता है? रेगिस्तान भाई जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वो कहलाएगा रेगिस्तान मार्च, किंतु जैसे ही ये जो इधर रेगिस्तान है आपके पश्चिम में, ये अरावली पर्वतमाला के कारण ये पूर्व की ओर नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये रेगिस्तान मार्च को भी रोक रही है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश, भाई देखो राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश है। एक तो आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ जाता है, एक आपके अरावली पर्वतमाला आ जाती है, एक आपके पूर्व का मैदान आ जाता है, फिर एक आपके इधर आ जाता है हाड़ौती का पठार। तो इन 4 भागों में अगर यूँ पूछ ले कि सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे साथियों, सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। जो 4 भौतिक प्रदेश है इनमें से सबसे ज़्यादा जो धात्विक खनिज है ये आपके अरावली पर्वतमाला में ही पाए जाते हैं। मित्रों, अरावली पर्वतमाला से अनेक नदियों का उद्गम होता है, जैसे बनास नदी है, बेडच है, लूणी नदी है, खारी नदी है, कोठारी नदी है, सुकड़ी है, साबरमती है, माही है, और भी अन्य बहुत सारी नदियां हैं जिनका उद्गम किससे होता है? अरावली पर्वतमाला से होता है। तो अधिकतर राजस्थान में जो नदियां बहती है ना, इनका उद्गम अरावली पर्वतमाला से ही होता है। बाकी इन नदियों के बारे में तो जब हम राजस्थान में नदियों का टॉपिक पढ़ेंगे तब विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे साथियों। यहाँ तक सभी के क्लियर है? आगे बढ़े तो देखो अब देखेंगे अरावली के भाग। जो अरावली पर्वतमाला है इसके मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक तो आपके दक्षिणी अरावली है, एक आपके मध्य अरावली है, और एक आपके उत्तरी अरावली है। समझो बात को, कितने भागों में बांट रहे हैं अरावली को? 3 भागों में बांट रहे हैं। ये जो दक्षिणी अरावली है आपके, दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई है 1200 मीटर, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है 450 मीटर। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो मध्य अरावली जो है साथियों, इसमें पहाड़ियों की औसत ऊंचाई तो 700 मीटर है, किंतु मध्य अरावली में जो घाटियां हैं इनकी औसत ऊंचाई 550 मीटर है। तो देखो जो भी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ाई जा रही है आप बिल्कुल मिलान कर सकते हो अन्य जगह से भी। बिल्कुल साथियों, बहुत ही शानदार क्वालिटी की चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो क्या क्या याद रखना है कि अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में बांट रहे हैं? 3 भागों में। दक्षिणी अरावली है कि आपकी ये, फिर मध्य अरावली आ जाती है, फिर उत्तरी अरावली आ जाती है। दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर। और मध्य अरावली में जो पहाड़ियां हैं इनकी तो 700 मीटर, और घाटियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 550 मीटर। तो देखो भाई, पहले हम दक्षिणी अरावली के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, फिर मध्य अरावली के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, और सबसे अंत में उत्तरी अरावली के बारे में विस्तार पूर्वक
अध्ययन करेंगे। नोट करके एक चीज लिखिए साथियों कि बूंदी में अरावली पर्वत श्रृंखला को आड़ावाला के नाम से जाना जाता है। मैंने क्या कहा था कि हाड़ौती का जो कुछ भाग है इसमें भी अरावली पर्वत श्रृंखला की कुछ भाग आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बूंदी में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसके कुछ भाग है, उन भागों को किस नाम से जाना जाता है? बूंदी जिले की बात की जा रही है। ये बूंदी जिला किस में आता है? हाड़ौती में आता है वैसे तो, किंतु इसमें जो अरावली के जो कुछ भाग है उसको जाना जाता है किस नाम से? आड़ावाला के नाम से। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है साथियों। यहाँ सबसे पहले हमको जो अरावली को 3 भागों में बांटा है, तो जो दक्षिणी अरावली है सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दक्षिणी अरावली के बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो साथियों दक्षिणी अरावली विशेषतः अरावली के संपूर्ण भाग के अनुसार सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी अरावली में ही होती है। राजस्थान की बात नहीं कह रहे हैं हम, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ अरावली पर्वतमाला की। तो अरावली पर्वतमाला में जो वर्षा होती है उसमें इसका जो हिस्सा है दक्षिणी भाग वाला, बिल्कुल इन मध्य अरावली, उत्तरी अरावली और दक्षिणी अरावली, इन तीनों जगहों में से सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ पर होती है? दक्षिणी अरावली में। साथियों दक्षिणी अरावली को 2 उपभागों में बांटा गया है। कितने उपभागों में बांटा गया है? 2 उपभागों में इसको बांटा गया है। कौन कौन से वो 2 उपभाग है? एक तो आपके है सिरोही जिला और एक आपके है मेवाड़ अरावली। समझना यहाँ पर मैप के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि भाई ये आपके अरावली पर्वतमाला है, तो ये तो जो दक्षिणी अरावली है इसमें मुख्य रूप से दो भागों में इसको हम बांट रहे हैं। कौन कौन से 2 भाग है? सिरोही जिला और मेवाड़ अरावली। तो देखो सिरोही जिला में तो सिर्फ वही चीजें पढ़ेंगे जो सिरोही जिले के अंतर्गत आती है, और मेवाड़ अरावली के अंतर्गत जैसे उदयपुर जिले में कुछ आ रहा है आपके, फिर इधर चित्तौड़गढ़ जिले में आ रहा है, भीलवाड़ा जिले में आ रहा है, सलूम्बर में आ रहा है, उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो चलिए पहले अरावली में जो देखो सिरोही जिला है, सिरोही जिले के अंतर्गत क्या क्या आता है उनको देखते हैं। तो साथियों सिरोही जिले में एक तो आपके गुरु शिखर पड़ता है, उड़िया का पठार आता है, पीपली दर्रा आता है, भाकर है, नक्की झील है, आबू पर्वत है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले देखो क्या किया हमने कि जो अरावली पर्वतमाला है इसको 3 भागों में बांटा, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। फिर इसके बाद में हमने क्या किया, दक्षिणी अरावली को भी 2 उपविभागों में बांटा। कौन कौन सा? सिरोही जिला और मेवाड़ अरावली। अब जो सिरोही जिले में आता है जैसे गुरु शिखर, उड़िया पठार, पीपली दर्रा, भाकर, नक्की झील, आबू पर्वत, तो इनके बारे में डिटेल से अब हम पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों ये सारी चीज़ें आपके सिरोही जिले के अंतर्गत आती है। एक विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, गुरु शिखर हो, उड़िया पठार हो, पीपली दर्रा हो, भाकर हो, नक्की झील हो, आबू पर्वत हो, सारी चीज़ें राजस्थान के कौन से जिले में पड़ती है? ये सिरोही जिले में पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले गुरु शिखर के बारे में देख लेते हैं। मित्रों गुरु शिखर जो है इसको गुरु माथा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु माता नहीं, गुरु माथा। देखो राजस्थान व अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जो सिरोही में है, और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। देखो कई जगह 1727 मीटर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन एग्जाम में 99% बार 2722 मीटर ही आपका आंसर आया है। तो बिल्कुल आपको 1722 मीटर ही याद रखना है। और अगर फिट की बात करें तो 5650 फीट इसकी ऊंचाई है। मीटर और फीट दोनों अलग अलग चीज़ें आप जानते हो अच्छी तरह से। अरावली पर्वतमाला में गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, और इसको अगर हम फिट में बांटे तो 5650 इसकी 5650 फीट इसकी ऊंचाई है साथियों। किसकी बात की जा रही है? ये गुरु शिखर की। निश्चित रूप से अगर आपने नहीं देख रखा है तो गुरु शिखर इस प्रकार से दिखाई देता है, और यही राजस्थान और अरावली की सर्वोच्च चोटी भी है। आगे देखेंगे गुरु शिखर के बारे में। तो साथियों गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। क्या कहा है? गुरु शिखर को संतों का शिखर। और गुरु शिखर को गुरु दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली भी कहा जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न कि गुरु दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली किसको कहा जाता है? तो आंसर क्या रहेगा? गुरु शिखर। पूछा जाता है कि संतों का शिखर किसको कहा जाता है? तो आंसर रहेगा गुरु शिखर।
और गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता है? कर्नल जेम्स टोड ने। इसके बाद में हम उड़िया का पठार देखेंगे साथियों। उड़िया का जो पठार है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। सारी चीजें कहाँ पड़ती है? आपके सिरोही जिले में, बताने की आवश्यकता नहीं है। उड़िया पठार की जो ऊंचाई है वो है 1360 मीटर। कितनी है? 1360 मीटर। मित्रों, उड़िया पठार आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। ये बात भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है, क्योंकि ऐसे फैक्ट आपको हर जगह देखने को नहीं मिल सकते हैं। तो देखो, उड़िया पठार के बारे में हमने क्या देखा कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। उड़िया का पठार राजस्थान में कहाँ स्थित है? सिरोही में। उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। और ये आबू पर्वत से कितना ऊंचा है? 160 मीटर ऊंचा है साथियों। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है पीपली दर्रा। पीपली दर्रा कह दो या नाल कह दो, ये राज्य का सबसे ऊंचा दर्रा है और ये भी राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? सिरोही जिले में पड़ता है साथियों। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है भाकर। भाकर क्या है? देखो, सिरोही जिले में तेज ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं, इन तेज ढाल वाली पहाड़ियों को ही भाकर के नाम से जाना जाता है। तो सारी चीजें याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले हमने क्या देखा? गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ है? आपके सिरोही जिले में। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर या 5650 फीट। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी भी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। गुरु शिखर गुरु दत्तात्रेय ऋषि की भी तपोस्थली है। इसके बाद में हमने क्या देखा? उड़िया पठार के बारे में। उड़िया का जो पठार है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ये भी कहाँ स्थित है? सिरोही में। ऊंचाई कितनी है साथियों इसकी? 1360 मीटर। और ये आबू पर्वत से कितना ऊंचा है? 160 मीटर ऊंचा है साथियों। फिर हमने देखा पीपली दर्रा या पीपली नाल के बारे में। तो राज्य का सबसे ऊंचा दर्रा पूछ लिया जाए तो फिर आपका आंसर पीपली दर्रा रहेगा। और ये भी आपके कौन से जिले में पड़ता है? सिरोही जिले में ही पड़ता है। फिर हमने भाकर के बारे में देखा। भाकर क्या है? सिरोही जिले में जो तेज ढाल वाली पहाड़ियां हैं इसी को क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है साथियों। यहाँ तक सभी के क्लियर है? आगे हम देखेंगे सिरोही जिले में एक झील आती है, नक्की झील। राजस्थान की सबसे ऊंचाई वाली झील है साथियों, मतलब सबसे ऊंची जगह पर स्थित ये झील है। कौन सी झील? नक्की झील। नक्की झील के बारे में कहा जाता है कि इसका जो निर्माण है देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया था, ऐसा कहा जाता है। देखो, राजस्थान की सबसे ऊंचाई वाली झील भी आपको याद रखना है, नक्की झील है। और ये नक्की झील आपके कौन से जिले में पड़ती है? सिरोही जिले में पड़ती है। इस प्रकार से नक्की झील देखने को मिलती है मित्रों। आगे हम देखेंगे आबू पर्वत के बारे में। तो देखो, ये जो नक्की झील के ऊपर ये जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं ना, ये आबू पर्वत है। ठीक है, आपको दोबारा फोटो बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। ये तो आपके रही नक्की झील, और नक्की झील के ऊपर ही क्या है? आबू पर्वत है। ठीक है, ये नक्की झील और यहाँ ऊपर क्या है? ये आबू पर्वत है। आबू पर्वत के बारे में बात करेंगे तो आबू पर्वत 19 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा है। ये फैक्ट आपको हर जगह देखने को नहीं मिल सकता है। पूछा जा सकता है एग्जाम में अगर कि आबू पर्वत कितने किलोमीटर लंबा है, तो आंसर रहेगा 19 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये कितने किलोमीटर इसकी चौड़ाई है? 19 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है 8 किलोमीटर। मित्रों, मंदिरों की अधिकता के लिए प्रसिद्ध भी है सिरोही। आबू पर्वत को कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस कहा है। क्या कहा है? हिंदू ओलंपस। मित्रों, ये एक प्रश्न पूछा जा चुका है अनेक बार कि किसके द्वारा आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा गया? तो आंसर है कर्नल जेम्स टोड ने। या फिर प्रश्न यूं भी घुमाया जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसको कहा? तो फिर आंसर रह जाएगा आपके आबू पर्वत। और आबू पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है? सिरोही जिले में स्थित है साथियों। दो नोट्स यहाँ लिखे हैं, कौन कौन से? पहला है सिरोही के आसपास का क्षेत्र चंद्रावती कहलाता है। और दूसरा है राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है, जो सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान का शिमला क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ गर्मी में भी साथियों यहाँ का जो मौसम है बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा मतलब यहाँ ठंडाई रहती है, ठंडक रहती है गर्मी के मौसम में भी। तो राजस्थान का शिमला पूछ लिया जाए तो याद रखना है माउंट आबू।
और एक और नोट किया, ये हमने देखा सिरोही के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, चंद्रावती कहलाता है। सभी के यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। देखो ये तो सिरोही जिले के बारे में हमने देखा। दक्षिणी अरावली का जो विभाजन हमने दो भागों में किया था, उसमें पहला क्या था, सिरोही जिला। दूसरा जो विभाजन है वो है मेवाड़ अरावली। तो मेवाड़ अरावली के अंतर्गत हम पहाड़ियों के बारे में और पठारों के बारे में देखेंगे। मित्रों मेवाड़ अरावली में ऊपरमाल का पठार है, मेसा का पठार है, भोराट का पठार है, भोमट का पठार है और लसाड़िया का पठार है। जबकि मेवाड़ अरावली में देशहरो पहाड़ी, गिरवा पहाड़ी है, कुकरा की पहाड़ी है और बीचामेड़ा की पहाड़ी है। मित्रों रागा और जरगा की जो पहाड़ियां हैं ये तो हम देशहरो पहाड़ी के अंतर्गत पढ़ लेंगे। तो देखो मेवाड़ अरावली में इन सभी पठारों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं और इन पहाड़ियों के बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए मेवाड़ अरावली की शुरुआत करते हैं। मित्रों मेवाड़ अरावली की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ऊपरमाल के पठार की। ऊपरमाल का जो पठार है भैंसरोड़गढ़ व बिजोलिया के मध्य पहाड़ी जो भाग है, इसी को ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। भैंसरोड़गढ़ कौन से जिले में आता है आपके, चित्तौड़गढ़ जिले में। और बिजोलिया कौन से जिले में आता है आपके, भीलवाड़ा जिले में। तो मित्रों भैंसरोड़गढ़ व बिजोलिया के मध्य पहाड़ी भाग को ही क्या कहा जाता है, ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि भैंसरोड़गढ़ व बिजोलिया के मध्य का पहाड़ी भाग क्या कहलाता है, तो आंसर क्या रहेगा, ऊपरमाल का पठार। मित्रों इस ऊपरमाल के पठार के बारे में बात करें तो यहाँ पर प्रसिद्ध किसान आंदोलन है एक, जिसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिल्कुल यहीं पर हुआ था और ये 1897 से लेकर के 1941 के मध्य चला था। ये जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखो इसके बाद में जो आपके मेवाड़ की जो अरावली है उसमें आता है मेसा का पठार। मेसा का पठार आपके कौन से जिले में पड़ता है, चित्तौड़गढ़ जिले में। मित्रों इसका आकार टोपी नुमा है, किसका, मेसा के पठार का जो आकार है इसका आकार है टोपी नुमा, जैसे टोपी होती है ना इस प्रकार से। इसमें चित्रकूट पहाड़ी है, किसमें, मेसा के पठार में ही एक पहाड़ी है चित्रकूट पहाड़ी, जिस पर चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है। चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध जो किला है ना, चित्तौड़गढ़ किला, ये आपके चित्रकूट पहाड़ी पर ही स्थित है। और ये जो चित्रकूट पहाड़ी है ये मेसा के पठार का भाग है साथियों। नेक्स्ट हम देखेंगे भोराट का पठार। तो देखो गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य पहाड़ी वाला जो भाग है इसी को भोराट का पठार कहा जाता है। ये उदयपुर व राजसमंद जिले में पड़ता है। कौन से जिलों में, उदयपुर और राजसमंद जिलों में। कौन से पठार की बात की जा रही है, भोराट के पठार की। और भोराट का पठार क्या है, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य पहाड़ी भाग जो है इसी को भोराट का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भोमट का पठार। तो साथियों भोमट का पठार जो है इसका विस्तार सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में देखने को मिलता है। और भोमट के पठार पर यहाँ मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में प्रसिद्ध एकी आंदोलन हुआ था। एकी आंदोलन के बारे में भी हम राजस्थान का जो इतिहास है उसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो देखो क्या क्या याद रखना है, भोमट का पठार आपके कौन कौन से जिलों में है, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। मतलब यहाँ आपके सिरोही जिला भी आ रहा है और यहाँ आपके मेवाड़ वाला हिस्सा भी आ रहा है। और यहाँ एक आंदोलन भी हुआ था जिसका नाम क्या है, एकी आंदोलन। किनके नेतृत्व में हुआ था, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। अगला पठार हम देखेंगे लसाड़िया का पठार। तो मित्रों लसाड़िया का जो पठार है ये राज्य का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में, उदयपुर जिले में। तो प्रश्न अगर यूं पूछ ले कि राज्य का सबसे उबड़ खाबड़ पठार कौन सा है, तो आंसर रहेगा लसाड़िया का पठार। या फिर यूं पूछ ले कि राज्य का सबसे उबड़ खाबड़ पठार राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर जिला हो जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम पहाड़ियों के बारे में देखेंगे। तो देखो देशहरो, देशहरो क्या है, एक स्थान है जो कि रागा व जरगा की जो पहाड़ियां हैं इनके मध्य हरा भरा क्षेत्र, इसी को देशहरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, देशहरो। क्या है देशहरो, रागा और जरगा की जो पहाड़ियां हैं इनके बीच में हरा भरा क्षेत्र है, इसी को देशहरो के नाम से जानते हैं। और ये भी आपके राजस्थान में
कौन से ज़िले में पड़ता है? उदयपुर ज़िले में पड़ता है साथियों। आगे हम गिरवा के बारे में देखेंगे तो देखो गिरवा क्या है। उदयपुर शहर के चारों ओर तश्तरी नुमा पहाड़ियाँ, तश्तरी नुमा जैसे एलियन के बारे में आपने सुना होगा ना, एलियन जो एक कल्पना की जाती है कि भाई एलियन का जो जहाज होता है या जो विमान होता है वो जो उसको तश्तरी के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल उसी तश्तरी नुमा पहाड़ियाँ जो है उदयपुर शहर के चारों ओर, उन्हीं को गिरवा कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कुकरा की पहाड़ियाँ, तो कुकरा की पहाड़ियाँ आपके राजसमंद जिले में पड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे बीचामेड़ा की पहाड़ियाँ, ये आपके उदयपुर में पड़ती है साथियों। और बीचामेड़ा की पहाड़ियों से ही आयड़ नदी का उद्गम भी होता है। दो नोट्स लिखे हैं, एक क्या है सफ़ेद शहर, सफ़ेद शहर उदयपुर को कहा जाता है और साथ ही उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़िले यहाँ पर स्थित है साथियों। और पहाड़ों की नगरी कहा जाता है किसको? डूंगरपुर को। किसको कहा जाता है? डूंगरपुर को। क्या कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी। सफ़ेद शहर किसको कहेंगे? उदयपुर को। झीलों की नगरी भी किसको कहेंगे? उदयपुर को। बीचामेड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? उदयपुर में। आयल नदी का उद्गम किससे होता है? बीचामेड़ा की पहाड़ियाँ से। कुकरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? राजसमंद में। गिरवा क्या है? तो भाई गिरवा क्या है भाई? उदयपुर शहर के चारों ओर जो तश्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं उसी को क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। देशहरों क्या है? तो देशहरों क्या है? रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच में जो हरा भरा क्षेत्र है इसी को देशहरों के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी जो दक्षिणी अरावली है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है साथियों। अब कल के वीडियो में एक तो मध्य अरावली के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक आपके उत्तरी अरावली के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक जो पूर्वी मैदान है इसके बारे में, इनको बिल्कुल कल के वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा साथियों। जो वीडियो नंबर 6 आएगा आपके कल, उसमें अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा साथियों।